हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। तो जितने भी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं सभी लोग जल्दी जल्दी सेशन से जुड़ जाइएगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बताता हूँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी हो चुका है। तो आप लोग जो है इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग जो है पीछे के जितने भी प्रैक्टिस सेट हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने पढ़िएगा, कर है प्रसिद्ध संस्कृत नाटक स्वप्रवास बदतम किसने लिखा था। तो स्वप्रवास बदतम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो स्वप्रवास बदतम जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है ये भास द्वारा लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, क्या हो जाएगा, तो भास, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा, अलग अलग जो है अलग अलग रचना का अलग अलग राइटर के नाम यहाँ पर लिखा गया है। बाण भट्ट द्वारा हर्षचरित्र जो है, कादम्बरी, ये सब लिखा गया है और ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो ये रामायण का, तो रामायण का जो है तमिल में जो है संकलन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कंबन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो रामायण का रचयिता तो आप सभी लोग जानते हैं वाल्मीकि हैं, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंच सिद्धांतिका बृहद संहिता और शाक्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है, तो आप सभी लोग बताइएगा बराहमिहिर थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बराहमिहिर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। तो आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है कि इसमें से कौन सा साहित्य जो है ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है। तो आप सभी लोग देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तिरुकुरल जो है ये तमिल भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा में नहीं लिखा गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिएगा रत्नावली जो है ये हर्षवर्धन द्वारा जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि राजतरंगिणी भी संस्कृत भाषा में और मेघदूत भी संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तिरुकुलरम जो है ये जो है तमिल भाषा में लिखा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो इनमें से कौन जो है गणित विषय पर यानी मैथ पर जो है लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो आप सभी लोग बताइएगा लीलावती जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो लीलावती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पुण्य स्थल हैं जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है। तो आप सभी लोग बताइएगा यहाँ पर किस देवता की जो है मूर्ति विराजमान रहती है। तो ये गर्भगृह में, तो गर्भगृह में जो है मंदिर जो है यहाँ पर विराजमान रहती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मंदिर के जो है गर्भगृह है वहाँ पर मूर्ति का जो है विराजमान रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर कहलाती है। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो ये उत्तर भारत के लोकप्रिय मंदिर जो है इसे स्थापत्य कला शैली या नागर शैली के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, उत्तर भारत के जो है ये लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली से बनाई जाती है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। जबकि दक्षिण भारत की जो शैली है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। तो द्रविड़ शैली के नाम से आप लोग को याद रखना है, दक्षिण भारत का हो जाएगा। और उत्तर भारत के आप लोग को याद रखना है जो है स्थापत्य कला शैली या नागर शैली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर एगो मंदिर के आप लोग याद रखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये किस शैली से बना हुआ है। तो ये नागर शैली से बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये याद रखना है, ये जो है उत्तर भारत की शैली है। तो आप सभी लोग जानते हैं। और इनका निर्माण यानी कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, चंदेल शासक जो है धंगे द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएँ
माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है, वह राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप सभी लोग बतलाना वो कौन सा राज्य है जहाँ पर कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई है। तो ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के देवकुल में पाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ा बहुत पॉइंट लिखा गया है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, यानी आप लोग कहिएगा डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है ये राज्य कल्याणकारी का स्थापना करना है, तो ये बात भी आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। और मौलिक कर्तव्य आप लोग देखिएगा, तो मौलिक कर्तव्य जो है आप सभी लोग जानते हैं, मौलिक कर्तव्य भाग जो है 4 के कम है, और आर्टिकल आप लोगों से पूछेगा तो 51 के को आप लोग को याद रखना है। और यहाँ पर आर्टिकल 36 एक याद रखिएगा, आर्टिकल 36 जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 36 आप लोग को याद रखना है, राज्य के जो है परिभाषा की बात करता है। राज्य यानी आप लोग को स्टेट वाला राज्य ना, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड हो गया, ये राज्य की बात नहीं कर रहा है। ये कोई संस्था, शैक्षणिक संस्था के बारे में बात कर रहा है, जैसे एनटीपीसी संस्था हो गया या कोई भी बड़ा संस्था जो है उसके बारे में ये बात कर रहा है, यानी राज्य की परिभाषा जो है इसी से आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल आप लोग को ये याद रखना है, 46 भी याद रख सकते हैं। उसके बाद आप लोग चलिए आगे के क्वेश्चन में आप लोग को बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, करे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। तो ये आर्टिकल आप लोग को याद रखना है, आर्टिकल 51 में ये सारे बात को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 50 याद रखिएगा, आर्टिकल 50 जो है, आर्टिकल 50 से याद रखिएगा, कार्यपालिका को जो है न्यायपालिका से अलग किया गया था। तो आर्टिकल जो है 50 के अंतर्गत ही ये सारे बात आता है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है अगले क्वेश्चन में आप लोग के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, कर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधानों से संबंधित है। तो बताइएगा वो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा। तो आप लोगों को फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ना है, कर भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधानों का बात करता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल 49 ये सारे बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा करना है। तो आप सभी लोग बताइएगा, इस क्वेश्चन से आप लोग से यही पूछा गया है कि समान नागरिक संहिता जो है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल जो हो जाएगा 44। आर्टिकल 44 में आप लोग को याद रखना है समान नागरिक संहिता का बात किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आर्टिकल भी आप लोग को अलग अलग दिया गया है, अगर आप लोग याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आप लोग को एक आर्टिकल का पूरा जो है एक से लेकर जो है जितना आर्टिकल है सारे आर्टिकल को एक ही जो है सेशन में कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो आप सभी लोग बताइएगा, तो समान सिविल संहिता से संबंधित आर्टिकल जो हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को निहित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है। तो आप लोग इतना इस क्वेश्चन में से आप लोग को इतना पॉइंट याद रखना है, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड आप लोग को आर्टिकल याद रखना है। तो ग्राम पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल आप सभी लोग जानते हैं, आर्टिकल 40 जो है, अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों के गठन से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर सी आप लोग को याद रखना है। आर्टिकल 40 याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन का बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है भारतीय संविधान का भाग
भाग 4 के किससे संबंधित है, तो मैं अभी आप लोग को जस्ट 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य है ये भाग 4 के क अंतर्गत आता है, और आर्टिकल आप लोग से पूछ लेगा तो आर्टिकल 51 के क आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों से पूछ लेता है कि ये जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल के तहत जोड़ा गया था। आप सभी लोग जानते हैं मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान का जो है हिस्सा नहीं था। स्टार्टिंग में जब संविधान लागू हुआ था, यानी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, तब इसे जोड़ा कब गया, तो आप लोग याद रखिएगा वो जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। और किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, सरदार श्रवण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है इसे जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 की बात करें तो आप लोगों से पूछ लेता है उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो आप लोग को याद रखना है इंदिरा गांधी थी। तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय आप लोग को याद रखना है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। जब ये लागू हुआ था, यानी मौलिक कर्तव्य जब जोड़ा गया था, तो उस समय जो है कितने मूल कर्तव्य थे, तो टोटल उस समय 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन वर्तमान में आप लोग को याद रखना है 11 मूल कर्तव्य हो गया है। तो आप लोग को ये पॉइंट भी याद रखना है। तो वर्तमान में कहेगा तो 11 मूल कर्तव्य हो गया है, और जब लागू हुआ था यानी 42वां संविधान जब जोड़ा गया था तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। आइए अगला क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर है 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत कौन सा अतिरिक्त कर्तव्य शामिल किए गया था। यानी यहाँ पर बात किया है, जब मैं आप लोग को अभी जस्ट आगे वाले क्वेश्चन में बतलाया था कि जो है मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। लेकिन उस समय जो है 10 ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो टोटल संख्या जो था मौलिक कर्तव्य का 10 था, लेकिन 11वां जो जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये कौन सा था, तो आप लोग को याद रखना है ये मूल कर्तव्य ये था, यानी 11वां मूल कर्तव्य आप लोग को याद रखना है। ये कहता है कि यदि माता पिता या संरक्षण है 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थित चालक या ये सारे पॉइंट याद रखना है प्रतिपालन के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। यानी ये कहने का मतलब इसका ये है कि ये जो है माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने जो है छोटे बच्चा का देखभाल और शिक्षा जो है यथा उसको मतलब प्रदान करें। तो ये कहने का मतलब यही है, तो आप लोग को याद रखना है। यानी माता पिता का ये अधिकार है कि अपने छोटे बच्चों को जो है देखभाल करें और उसको जो है प्राथमिक शिक्षा का मतलब वहाँ से जो है थोड़ा बहुत सिखाए उखाए, मतलब जो है आप लोग को ये बात याद रखना है। तो ये आप लोग को 13 जो है मौलिक कर्तव्य आप लोग को याद रखना है, 11 मौलिक कर्तव्य आप लोग को याद रखना है। 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और एक मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। अगला पॉइंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। अगर निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। उसे दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, जैसे आप लोग उत्तराखंड में देख सकते हैं देहरादून, ये सब जो है ये सब आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देहरादून आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तो तारामती जो है चोटी है, यानी आप लोग को बतलाना है किस स्टेट में है, तो आप लोग बतलाइएगा महाराष्ट्र में है। तो तारामती जो है चोटी किस राज्य में है, तो आप लोग बतलाइएगा महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। अगला क्वेश्चन है हिमालय की कामेट चोटी, हिमालय की कामेट चोटी, यहाँ पर देखिएगा जो कामेट चोटी की बात कर रहा है, तो कामेट चोटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कामेट चोटी जो है आप लोग बतलाइएगा उत्तराखंड में स्थित है। तो कामेट चोटी कहाँ है, तो आप लोग बतलाना है उत्तराखंड में है। नंदा देवी, ये सब आप लोग को याद रखना है। नंदा देवी के बाद जो है कामेट चोटी जो है दूसरे सबसे ऊँची चोटी है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है भारत का कौन सा राज्य नरम असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, तो ये हो जाएगा मिजोरम राज्य को जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो आप लोग को बतलाना है। आप सभी लोग जानते हैं बिहार जो है हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि ऑप्शन में देखिएगा, यानी ऑप्शन बी, सी और डी में देखिएगा तो सिक्किम जो है ये हिमालय का ही पार्ट है, उत्तराखंड भी है और मिजोरम भी है। तो ये सारे जो है हिमालय के अंतर्गत आ जाता है, बट लेकिन बिहार जो है नहीं आता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है, डैश पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तो आप लोगों को बतलाना है कौन सा वो पर्वतमाला है। तो ये हो जाएगा विंध्याचल पर्वतमाला, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये विंध्याचल पर्वतमाला क्या करता है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत में जो है 2 पार्टों में बांटता है। तो ये बात भी याद रखना है। तो ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है ये बीचों बीच है उत्तर और दक्षिण भारत के। तो ये बात आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थल है और यह स्थित है। तो यह किस राज्य में स्थित है आप लोग को बतलाना है। राज्य नहीं पूछा है, पहाड़ियाँ पूछा है, तो राज्य भी आप लोग बतला दीजिएगा। तो आप बतलाइए ये किस जो है पहाड़िया में स्थित है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं मानसीराम जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहीं पर होता है। तो मानसीराम में सबसे सर्वाधिक वर्षा होता है पूरा पृथ्वी पर। तो आप लोग जानते हैं। तो ये किस राज्य में है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये मेघालय राज्य में है और खासी पहाड़ियों के अंतर्गत जो है ये स्थित है मासिन राम। तो ये आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है यहीं पर वर्षा होता है। तो ये बात आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, तेल उत्पादक में वृद्धि का क्या कारण है। तो तेल उत्पादन में जो है वृद्धि का कारण आप लोग को बतलाना है। तो तेल उत्पादन में जो है वृद्धि का कारण है पीली क्रांति। पीली क्रांति इसीलिए लाया गया था कि तेल उत्पादन में जो है वृद्धि किया जाए। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति आप सभी लोग जानते हैं ये फसल उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारे आप लोग को याद रखना है। और भूरी क्रांति जो है ये चमड़ा उत्पादों से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर गुलाबी क्रांति है प्याज से संबंधित, लाल क्रांति है मांस टमाटर से संबंधित, काली क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित। ये सारे आप लोग को याद रखना है। ग्रे क्रांति जो है ये उर्वरक से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाजवाद डैश का मिश्रण है। तो भारतीय समाजवाद किसका मिश्रण है। तो भारतीय समाजवाद जो है मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। तो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है भारतीय समाजवाद। तो ये आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, कर है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र भारत में महिला रोजगार डैश सबसे बड़ा जो है नियोक्ता क्षेत्र है। तो आप सभी लोग बताइएगा। यानी प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है भारत में महिला जो है रोजगार का जो है डैश सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। ये दूसरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर अर्थव्यवस्था के आकार यानी अर्थव्यवस्था के साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है। तो आप सभी लोग बताइएगा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जीडीपी का फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म नाम है और हिंदी में इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो फुल फॉर्म भी आप लोगों से पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप लोग को ये फुल फॉर्म भी इसका याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था। तो आप सभी लोग बताइएगा 2.7 लाख करोड़ था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कर है मरुश्री डैश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो ये किसके जो है दौरान किया जाने वाला है। तो ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर संस्कृत उत्सव जो है त्रिशूलपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। तो त्रिशूलपुरम जो है किस राज्य में मनाया जाता है आप लोग को बतलाना है। तो बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो त्रिशूलपुरम जो है जो संस्कृति उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लोक रंग जो है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। लाई हरोबा जो है उत्सव जो है फेस्टिवल जो है मणिपुर का है। और आप लोग याद रखिएगा सिंधु दर्शन उत्सव जो है ये लद्दाख का है। और जो है दोल यात्रा जो है त्यौहार जो है ये पश्चिम बंगाल असम का है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करके चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर है पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं। तो आप लोग को बतलाना है प्रधानमंत्री जो है लाल किले पर किस मतलब स्वतंत्रता दिवस को फहराते हैं या गणतंत्र दिवस को। तो आप सभी लोग बताइएगा स्वतंत्रता दिवस को जो है फहराते हैं। तो जो है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में जो है लाल किला पर जो है ध्वज को फहराते हैं।
तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखिएगा सेना दिवस जो है 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च, और विश्व जो है ओजोन जो दिवस है ये जो है 16 जो है सितंबर को मनाया जाता है। और स्वराज दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। 1930 ईस्वी को ये सबसे पहले मनाया गया था। उसके बाद जो है विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। 26 नवंबर को आप सभी लोग जानते हैं 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था, तो आप सभी लोग बताइएगा। यानी सांख्यिकी दिवस जो है किसके याद में मनाया जाता है, तो आप सभी लोग बताइएगा। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जो है याद में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है 22 दिसंबर, और आप लोग को याद रखना है नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारे पॉइंट को याद रखना है। मेजर ध्यानचंद्र के जो है याद में जो है मनाया जाता है, तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। हॉकी दिवस, भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो आप लोग को बतलाना है वो कौन से व्यक्ति हैं जो भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है, तो आप सभी लोग बताइएगा। मोरारजी देसाई जिनको भारत में भारत रत्न और जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान का सर्वोच्च जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सारे जो है इनको भारत रत्न कब दिया गया था, ये सारे लिखा गया है, तो आप लोग जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं रामनाथ गोयनका जो है पुरस्कार दिया जाता है। पत्रकारिता में सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका शुरुआत कब हुआ है, तो ये 2006 से इसका शुरुआत किया गया है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, तो ये जो है 8वीं बार चुना गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, तो कर रहा है यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था, तो आप सभी लोग बताइएगा। न्यायिकता परिषद जो है 1994 में जो है निलंबित हो गया था। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यूएन का कितना अंग है, तो 6 अंग है। तो ये बात भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत जो है पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करना है। तो आप सभी लोगों को बतलाना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो बतलाना है आप लोग को जो है किस ऑप्शन में जो है गलत जो है बातें लिखा गया है, तो गलत बात का आप लोग को जो है इसमें पहचान करना है। तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, लिखा है चोगम जो है कॉमनवेल्थ जो है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो है ये लिखा गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा गया है बात जो है बिल्कुल गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल जिसे सामान्यतः राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है एक डैश है, तो ये क्या है, तो ये आप सभी लोग बताइएगा। तो ये एक राजनीतिक जो है संघ है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, तो ये एक राजनीतिक संघ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है निम्नलिखित कथन जो है किसने कहा हम भारतीयों के बहुत ऋणी है जिन्होंने हमें जो है गिनना सिखाया जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी। तो ये जो है किसने कहा है, तो आप सभी लोग बतलाइएगा। फ्रेडरिक जो है हर्ज़बर्ग ने कहा है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर है लंबी रेडियो तरंगे की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लंबी रेडियो तरंगों की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी लोग बताइएगा। गुगली लोमो जो मार्कोनी द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। आगे का आप लोग को नाम याद नहीं रखना है, इन सब का नाम जो है बहुत
आटपटा रहता है, तो आप लोगों को याद रखना है मार्कोनी द्वारा। तो मार्कोनी द्वारा किसका खोज किया गया था? तो रेडियो का खोज किया गया था। लंबी रेडियो तरंगे की खोज जो है किसके द्वारा? तो मार्कोनी। आप लोग याद रखिएगा इसको, मार्कोनी, रेडियो को मार्कोनी यानी रेडियो के तरंगे की खोज आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा मार्कोनी यानी मार्कोनी, ऐसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकर है निम्नलिखित में से किसने हर बार तार से करंट प्रवाहित होने पर कंपास सुई के विक्षेपण को देखा? तो आप सभी लोग बताइएगा। हेंस से जो है क्रिश्चियन ओटेंड ने देखा था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का पहला प्रोटोटाइप जो है विकसित किया? तो ये जो है जो किसने किया? तो आप लोग याद रखिएगा अर्नस्ट रूस्का ने, यानी अर्नस्ट रूस्का ने सबसे पहले जो है इसका विकास किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर रहा है निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो ये सबसे पहले किसने दिखाया था? तो आप लोग याद रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे पहले दिखाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राम और टेलीविज़न तक के विकास की नींव किसने रखी थी? तो ये जो है किसके द्वारा नींव रखा गया था? तो ये रखा गया था हेनरिक जो है रूडॉल्फ हज द्वारा जो है इसका नींव रखा गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पाइएगा, कर है किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को एकीकृत किया और बताया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो ये जो है जेम्स मैक्सवेल ने जो है प्रकाश किया और बताया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जेम्स मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, अगर हाल ही में कौन जो है CCL के सचिव नियुक्त हुए हैं? तो CCL के हाल ही में कौन सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये इंद्रपाल सिंह बिंद्रा जो है CCL के सचिव के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आइएगा, तो कह रहा है हाल ही में यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो ये इजराइल को जोड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पाइएगा, कर रहा है हाल ही में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? तो ये जो है आप लोग को बतलाना है सुहेलवा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश का जो है 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनने जा रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में इससे जो है पहले 4 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 5वां जो बनेगा ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने अपना 6ठा ATP चैलेंजर टेनिस खिताब जीता? तो आप सभी लोग बताइएगा ये किसने जीता है? तो सुमित नागपाल ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये कर रहा है हाल ही में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो आप लोग को बतलाना है वो कौन सा देश है जो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का 2025 का मेज़बानी करेगा। तो आप सभी लोग बताइएगा कौन सा देश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर आप लोग को इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो आप लोग जो है जैसे भी करके आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं फिर से बतलाता हूँ, इसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी हो चुका है। 10वां प्रैक्टिस सेट आज है, ये भी खत्म हो चुका है। अगर इतना आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।